नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सबकी जो परीक्षा है वो बहुत नज़दीक आ गई है। तृतीय इकाई मूल्यांकन बस अब आपकी दहलीज पे ही खड़ा है और आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि इसमें पद परिचय जैसा एक बहुत बड़ा चैप्टर आपसे पूछा जाना है। हम सभी पद परिचय ही पढ़ रहे हैं बच्चों, और आज की कक्षा में पद परिचय पाठ के जो शेष भाग हैं वे लगभग समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि अब कुछ भी बचा नहीं है। अब मात्र 3 या 4 चीजें बची हैं, जैसे कि संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। इतनी ही चीजें बची हैं। आप इन्हें अनेक बार पढ़ चुके हैं, इसलिए आज की जो कक्षा है उसमें हम संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, इन 4 चीजों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए हम आज की शुरुआत करते हैं संबंध बोधक से। संबंध बोधक क्या होता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। पहले मैं यहां में लिख दूं, उसके बाद फिर हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। संबंध बोधक क्या होता है? संबंध बोधक, इसे आप समझने की कोशिश करिए। संबंध बोधक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संबंध का बोध कराने वाला। संबंध धन बोधक, संबंधों का एहसास कराने वाला। व्याकरण में बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं बच्चों, जो वाक्य में एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं, एक पद का संबंध दूसरे पद से जोड़ते हैं, एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से जोड़ते हैं, एक प्रमुख वाक्य का संबंध दूसरे उपवाक्य से जोड़ते हैं, तब जाकर के वाक्य संपूर्ण अर्थ देने में सफल हो पाता है। इस लिहाज से अगर आप देखें तो संबंध बोधक शब्द जो होते हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है व्याकरण में। इसके बिना वाक्यों की रचना की कल्पना करना बहुत मुश्किल हो जाएगी या असंभव से प्रतीत होगी, पहली बात। दूसरी बात यह कि संबंध बोधक शब्द वे शब्द होते हैं जो अविकारी शब्दों की श्रेणी में आते हैं। मैंने आपको बताया ना, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये जो है वो अविकारी शब्दों की श्रेणी में आते हैं। इसलिए इनका पद परिचय बहुत सीमित होता है। इनके पद परिचय में आपको सिर्फ ये पहचान करना होता है कि ये फला शब्द संबंध बोधक है, फला शब्द समुच्चय बोधक है, फला शब्द विस्मयादि बोधक है और फला शब्द निपात है। क्योंकि हमें इसके अलावा इनके कोटियों के बारे में जानकारी देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बहुत ही प्रयोगों के आधार पर इसके ढेर सारे प्रकार हुआ करते हैं। इसलिए हमें उतनी गहराई में जाकर इसे नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात की पहचान करनी है, और फिर ये बताना है कि ये अव्यय है और लिंग वचन कारक का तो इस पर कोई प्रभाव ही नहीं है, इसलिए लिंग वचन कारक हमें लिखना ही नहीं है। तो दो बातें हमें लिखनी होती हैं। पहला कि ये क्या है, संबंध बोधक है कि समुच्चय बोधक है कि विस्मयादि बोधक है कि निपात है, और दूसरा ये कि ये अव्यय है। ठीक है। और यदि आप और ज्यादा बताना चाहें तो आप ये बता सकते हैं कि जैसे संबंध बोधक है तो संज्ञा और सर्वनाम का किसके साथ संबंध बता रहा है, समुच्चय बोधक है तो किन दो शब्दों के बीच ये समुच्चय का बोध करा रहा है। समुच्चय मतलब होता है समूह बनाना, है ना। तो आप बहुत ज्यादा अगर बताना चाहें तो ये बता सकते हैं। विस्मयादि बोधक में अगर आप बताना चाहें तो सिर्फ आपको शब्दों की पहचान करनी है और कौन सा भाव उससे पैदा हो रहा है ये आप बता देंगे तो आपका पद परिचय पूरा हो जाएगा। तो आइए अब हम संबंध बोधक को समझते हैं। मैं कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखता हूँ बच्चों, उसके बाद हम लोग आगे की बातचीत करेंगे। पहले मैं उदाहरण लिखता हूँ। मोहन छत के ऊपर बैठा है।
श्याम, बहन जी के साथ गया है। गीता माँ के साथ रसोई में फल चाकू के द्वारा काटा जा रहा है। अब इन शब्दों पर, इन वाक्यों पर बच्चों आप विचार करें। इसमें अनेक शब्द ऐसे हैं जिनके नीचे मैं रेखांकित करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये शब्द किस तरह की प्रवृत्ति रखते हैं और इन शब्दों की पहचान क्या होती है। मोहन छत के ऊपर बैठा है। श्याम बहन जी के साथ गया है। गीता माँ के साथ रसोई में है। फल चाकू के द्वारा काटा जा रहा है। अब देखिए बच्चों आप यहाँ पर कि मोहन छत के ऊपर बैठा है। मोहन का संबंध छत से बता रहा है कि छत के ऊपर बैठा हुआ है। श्याम बहन जी के साथ गया है। श्याम का बहन के साथ संबंध बता रहा है कि वह उनके साथ गया है। गीता माँ के साथ रसोई में है, दोनों का संबंध बता रहा है। फल चाकू के द्वारा काटा जा रहा है। तो के साथ, के द्वारा, के लिए, है ना, ये जो सारे शब्द होते हैं वो संबंध बोधक शब्दों की श्रेणी में आया करते हैं। इस तरह से अनेक उदाहरण, के ऊपर, के साथ, के द्वारा, के लिए, के रहित, के बदले, ये जितने भी शब्द हैं ये संबंध बोधकों की श्रेणी में आते हैं। कुछ संबंध बोधक मैंने एक जगह एकत्र किए हैं बच्चों, आपकी स्क्रीन पर मैं दे रहा हूँ। जरा इसे बहुत गंभीरता से देखिए कि ये किस तरह के शब्द हैं और ये संबंध बोधकों की श्रेणी में आते हैं। लीजिए देखिए। अब बच्चों देखिए, आप संबंध बोधक शब्दों की जो विशेषता देखेंगे उसमें हमेशा संबंध बोधक शब्द जो है वो के या से ऊपर, से पहले, के द्वारा, के पहले, के लिए, है ना, तो से, के इत्यादि शब्दों के साथ जुड़े होते हैं। मतलब कुछ कारक शब्द होते हैं उनके साथ जुड़े होते हैं संबंध बोधक। तो संबंध बोधकों के कुछ जो संबंध बोधकों की कुछ विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं मैं आपको बता रहा हूं। जैसे पहली विशेषता ये है बच्चों संबंध बोधक की, पहली विशेषता ये है संबंध बोधक की कि हमेशा ये से, के इत्यादि के साथ जुड़े होते हैं, इत्यादि के साथ आते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो से और के साथ नहीं आते हैं, उनका अपना स्वतंत्र अर्थ होता है, लेकिन उन्हें भी आप जब समझने की कोशिश करिएगा तो यही शब्द, यही जो कारक हैं वह ध्वनित होते हैं, है ना। जैसे अतिरिक्त, पर्यंत, ये जो शब्द है वह जीवन पर्यंत उनकी सेवा करेगा, तो पर्यंत, है ना। तो इस तरह के शब्द जो होते हैं उन्हें इन शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है,
लेकिन अधिकांशतर आप देखेंगे कि संबंध बोधक जो शब्द होते हैं वो से, के इत्यादि के साथ आते हैं। और इनकी जो दूसरी विशेषता होती है वो ये होती है कि ये हमेशा संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़े होते हैं। ये हमेशा संज्ञा और सर्वनाम के बाद ही आते हैं। तो ये इनका एक प्रमुख लक्षण है, संज्ञा और सर्वनाम के बाद आना। क्योंकि अगर इसके अतिरिक्त इनका कहीं और प्रयोग होता है तो वो विशेषणों की श्रेणी में चले जाते हैं बच्चों। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण लिख करके बताता हूँ कि कब एक संबंध बोधक विशेषण हो जाता है। अगर संबंध बोधक संज्ञा और सर्वनाम के बाद आता है तब तो वह संबंध बोधक कहलाता है, और संज्ञा और सर्वनाम के बाद अगर नहीं रहता है तो वो विशेषण जैसा व्यवहार करने लगता है। इसे हमें समझने की बहुत जरूरत है। मैं एक दो उदाहरण से यहाँ पर आपके लिए स्पष्ट करता हूँ। अब बच्चों ये जो मैंने यहाँ पर 4 उदाहरण लिखे हैं उसे आप समझने की कोशिश करिए। घर के बाहर मोहन खड़ा है। घर संज्ञा है, संज्ञा के ठीक बाद में के बाहर, ये संबंध बोधक है। लेकिन जैसे ही मोहन बाहर खड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, बाहर खड़ा होना खड़े खड़े होने क्रिया की विशेषता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, याद रखिए आप लोग। तो बच्चों के बाहर, से पहले इत्यादि शब्द जो हैं वही संबंध बोधक होते हैं। इन्हें बहुत ध्यान से समझ लेना चाहिए। यहां देखिए, दिव्या स्वाति से मधुर गाती है। तो दिव्या स्वाति से मधुर गाती है। लेकिन दिव्या मधुर गाती है तो मधुर शब्द गाने की विशेषता है। यहां पर भी गाना क्रिया है और मधुर उसकी विशेषता हो गई। ठीक है, तो इस तरह से क्रिया विशेषण, दिव्या मधुर गाती है, गाना क्रिया, क्रिया की विशेषता मधुर, तो ये क्रिया विशेषण। लेकिन दिव्या स्वाति से मधुर गाती है, तो यहाँ पर स्वाति से मधुर गाती है से पहले लग गया यहाँ पर, तो इसलिए ये संबंध बोधक हो गया। कुछ संबंध बोधकों के उदाहरण मैंने आपको स्क्रीन पे दिए थे, आप वहां पे जाइए और हो सके तो उन सभी संबंध बोधकों को अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए और आपको सिर्फ उन शब्दों की पहचान करनी है। और जो एक छोटा सा पहचान मैंने आपको बता दिया कि के और से लगा होता है, के द्वारा, के लिए, से पहले, से बाद, है ना, के कारण, इस कारण, है ना, इसी कारण से, ऐसा कुछ भी अगर आता है तो इसे हम संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ आपको ज्यादा नहीं समझना है। जो सूची मैंने आपको दी है एक बार आप उसे याद करिए, उसे देखिए, और जहां पर भी आपको से और के साथ जुड़े हुए शब्द दिखाई दे रहे हैं उसे आप सिर्फ पहचानिए कि ये हो न हो। अगर वह विशेषण नहीं दिखाई दे रहा है तो आप बताइए कि ये संबंध बोधक है। तो इस तरह से बच्चों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप अपने व्याकरण की किताब से और भी उदाहरण देखिए और इसे खूब अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अब आइए हम लोग समुच्चय बोधक की ओर चलते हैं। समुच्चय बोधक क्या होते हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। समुच्चय बोधक, चलिए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं कुछ उदाहरण लिखता हूं, उसे आप देखिए।
इन उदाहरणों पर आप गौर करिए बच्चों। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो शब्द है, जैसे सीता और राम वन को गए, सीता और राम को एक साथ जोड़ दिया इस शब्द ने। वह आया और मुझे ले गया, और शब्द इस वाक्य को और इस वाक्य को जोड़ दिया। सीता व गीता दोनों मेल आ जाएंगे। वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो शब्द है और वह, इसलिए, तथा, एवं, ये जो इत्यादि शब्द होते हैं बच्चों, वो शब्दों का समूह बना देते हैं, और समूह को बोला जाता है समुच्चय बोधक। तो इस तरह से समुच्चय बोधक वे शब्द होते हैं जो वाक्य के शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? इससे हमने पहले पढ़ा संबंध बोधक। तो संबंध बोधक क्या होता है? संबंध बोधक में फर्क ये है बच्चों की संबंध बोधक संज्ञा और सर्वनाम के साथ आता है, और वाक्य के दूसरे वाक्यांशों के साथ, दूसरे शब्दों के साथ संज्ञा सर्वनाम के संबंधों को बताता है, इसलिए हम उसे संबंध बोधक कहते हैं। लेकिन समुच्चय बोधक क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक दो या दो से अधिक शब्दों, पदों, वाक्यांशों इत्यादि को जोड़कर उनका एक समूह बना देता है, इसलिए हम इसे समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, वह, इसलिए, एवं, क्योंकि, तथा, है ना। ये सारे शब्द क्या होते हैं कि दो से अधिक शब्दों को, दो या दो से अधिक शब्दों को, वाक्यांशों को, वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, इसलिए इन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। तो देखिए मैं आपके ये जो स्क्रीन है इस पर मैं कुछ समुच्चय बोधक शब्दों को आपको दिखा रहा हूं, इसे आप बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए, तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि ये कुछ समुच्चय बोधक शब्द हैं। अब समुच्चय बोधक शब्द के दो प्रकार होते हैं बच्चों, एक समान अधिकरण होता है और एक व्यधिकरण होता है। आइए हम इसे समझते हैं। समान अधिकरण मतलब कि दो वाक्यों को समान अधिकार देना, उसे समानाधिकरण कहते हैं। और व्यधिकरण यानी कि दो ऐसे उपवाक्यों को जोड़ना जो जुड़ करके आपस में अर्थ देते हैं, तो उन्हें हम व्यधिकरण कहते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं तो आपको अच्छा समझ में आएगा। मैं यहां पर कुछ उदाहरण लिखता हूं समान अधिकरण और व्यधिकरण के, और फिर आपसे बात करता हूं, उसे हम समझते हैं। इस तरह से बच्चों देखिए, समान अधिकरण पर अगर हम बातचीत करें तो समान अधिकरण कैसे शब्द होते हैं? दादाजी ने वर एवं वधु को आशीष दिया, गीता तथा सीता ने नृत्य किया, अनुराधा और प्रीति ने पुरस्कार जीते, मैं और आप दोनों चलेंगे। मतलब समान अधिकरण में और, तथा, एवं ये जो शब्द हैं, और, एवं, तथा ये जो शब्द हैं, दोनों ही पदों को, दोनों ही वाक्यांशों को समान महत्व देते हैं। इसे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। राम और श्याम मेला देखने गए, तो राम और श्याम दोनों को समान महत्व प्राप्त है। मैं और तुम घर चलेंगे, मुझे और तुमको, दोनों जन को समान महत्व प्राप्त है ना। दादाजी गए और पिताजी आ गए, दोनों को, दोनों ही वाक्यों को समान महत्व प्राप्त है। मैं घर गया और मेरी मां मुझसे मुलाकात की, तो और,
आप यहाँ पर देखिए कि कहीं कहीं पर दो शब्दों को जोड़ा जा रहा है, कहीं कहीं पर वाक्यों को जोड़ा जा रहा है ना। तो जब हम ऐसे समुच्चय बोधक जो समान भाव प्रकट करते हैं, दोनों ही शब्दों, दोनों ही वाक्यांशों के साथ समान भाव प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम समान अधिकरण कहते हैं। ऐसे समुच्चय बोधक शब्द जिनसे समान पदों, वाक्यांशों, पदबंधों, उपवाक्यों और वाक्यों को जोड़ा जाता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि समान अर्थ वाले, समान अधिकार वाले, समान स्तर वाले वाक्यों, उपबंधों, शब्दों को जोड़ने वाले शब्द समान अधिकरण कहलाते हैं। व्यधिकरण क्या कहलाते हैं? व्यधिकरण में आश्रितों को जोड़ा जाता है, दोनों मिलके एक अर्थ देते हैं। ठीक है, उदाहरण से स्पष्ट होगा। मैं इसे मिटाता हूं और व्यधिकरण के कुछ उदाहरण लिखता हूं और आपको समझाता हूं, तो वहां पर व्यधिकरण भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो बच्चों, इन उदाहरणों में आप देखिए, मैं घर जा रहा हूं ताकि आराम कर सकूं, वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया, वह जीत नहीं सका क्योंकि मेहनती नहीं था, मैं घर जा रहा हूं इसलिए तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। व्यधिकरण में क्या होता है बच्चों कि व्यधिकरण में दो वाक्यों को जोड़ा जाता है और दोनों वाक्य जुड़ करके एक स्वतंत्र अर्थ देते हैं। तो जब हम ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं, उपवाक्यों को जोड़ते हैं, तो उनको जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। तो और, इसलिए, तथा, एवं समानाधिकरण, ताकि, इसलिए, क्योंकि, चूंकि, किंतु, परंतु, व्यधिकरण। ठीक है, व्यधिकरण मतलब कि एक का कारण दूसरा बन रहा है या दूसरे का कारण पहला बन रहा है, दोनों को जोड़ते हैं तब एक अर्थ निकलता है, व्यधिकरण। लेकिन समान अधिकरण, मैं और मेरा भाई दोनों जा रहे थे, दादा और दादी दोनों आए हुए हैं, ये तथा वो बाजार करने जाएंगे। तो जो समान अधिकरण होता है, और, तथा, एवं, देखिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, और, तथा, एवं,
वह इत्यादि। और यहाँ पर ताकि, इसलिए, क्योंकि, इसलिए, चूंकि, किंतु, परंतु, ये जो शब्द आते हैं वो व्यधिकरण में आते हैं। समुच्चय बोधक समान अधिकरण और समुच्चय बोधक व्यधिकरण। इस तरह से बच्चों समुच्चय बोधक ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में आए हुए शब्दों, वाक्यांशों, उपवाक्यों का आपस में संबंध बताते हैं। दो तरह के होते हैं, समान अधिकरण और व्यधिकरण। और अंतिम रह जाता है बच्चों, वो होता है विस्मयादि बोधक। क्या होता है विस्मयादि बोधक? आप बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं। आपने कक्षा 9 में जब अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ा था, उसमें भी आप लोगों ने विस्मयादि बोधक पढ़ा था। तो चलिए हम इसे मिटाते हैं और विस्मयादि बोधक को समझते हैं। मनोभावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। कब हम खुशी की भावना से बात कर रहे हैं, कब हम हर्ष की भावना से बात कर रहे हैं, कब दुख की भावना से बात कर रहे हैं, कब उत्तेजित होकर बात कर रहे हैं, कब क्रोध में बात कर रहे हैं, ये कुछ ऐसे छोटे छोटे शब्द होते हैं जो आपकी उस समय की भावना, उस समय की प्रतिक्रिया को तुरंत बता देते हैं। इन्हें हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं बच्चों। मैं आपकी स्क्रीन पे विस्मयादि बोधक शब्द किस तरह के होते हैं वो अभी भेजूंगा, लेकिन उससे पहले आइए यहाँ पर हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, उसके बाद हम उस पर बात करेंगे। बच्चों यहाँ पर इससे अधिक जगह नहीं है, इसलिए आइए हम इतनी ही चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो वाक्य हैं इनमें कौन कौन सी बातें हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ओह तुम कब से बीमार हो, ओह तुम कब से बीमार हो। जैसे ही हमने कहा ओह, हमारे भीतर का दुख प्रकट हो गया, है ना, तो ये दुख सूचक हो जाएगा ओह। अरे तुम आ गए, अरे आश्चर्य सूचक। आश्चर्य और हर्ष दोनों है, खुशी भी है आश्चर्य भी है, तो दोनों ही हो जाएगा ये। ओए रुको, ओए क्रोध, गुस्सा, है ना, छी छी चलो हाथ धो लो, छी छी चलो हाथ धो लो, छी छी। तो
ये जो 4 वाक्य आपने पढ़ा, इससे आपको ये समझ में आ गया कि इन चारों वाक्यों में हमारे भीतर कौन सी भावनाएं चल रही हैं। तो ये जो शुरू के जो शब्द हैं, इन्हीं शब्दों से आपकी भावनाएं प्रकट हो जा रही हैं। आप इन वाक्यों को, इन वाक्यांशों को न भी लिखिए तो भी ओह प्रकट हो गया कि आप दुख में हैं, अरे प्रकट हो गया कि आप खुश हो रहे हैं या आप आश्चर्यचकित हो रहे हैं, छी छी, घृणा आपके भीतर आ गई, चेतावनी आप दे रहे हैं। तो मनोभावों को प्रकट करने वाले शब्द, मनोभावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादिबोधक कहलाते हैं। और इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है बच्चों कि इनके साथ में विस्मयादि सूचक शब्द चिन्ह लगा रहता है, विस्मयादि सूचक चिन्ह लगा होता है। और ये कैसा होता है, एक खड़ी पाई होती है, ऐसे एक खड़ी पाई होती है और उसके नीचे एक इस तरह से बिंदी किया हुआ होता है। अगर आप इसे नहीं लगाते हैं तो गलती मानी जाती है। हालांकि हमें यह समझ में आ जाता है कि इसका प्रयोग हम क्या कर रहे हैं। कभी कभी आप तो विराम चिन्हों पर ध्यान देते नहीं हैं, अधिकांश छात्र विराम चिन्हों पर ध्यान नहीं देते हैं। कॉमा तो अब लगभग हमारे व्याकरण से गायब होता चला जा रहा है। कॉमा, अल्प विराम, अर्ध विराम, ये सभी चीजें हमारे व्याकरण से लगभग गायब होती चली जा रही हैं। लिखावट में हम इन चीजों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम पूर्ण विराम का प्रयोग करना जानते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना जानते हैं। अगर मैं पूछूं कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कहाँ लगता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा कहाँ लगता है, यदि मैं आपसे कहूं कि अल्प विराम, अर्ध विराम कहाँ लगता है, ये बहुत छोटी छोटी कक्षाओं की तैयारियां हैं बच्चों। तो आपके लेखन में हमें ये चीजें कहीं दिखाई नहीं देती हैं। जबकि हिंदी में इस पर भी नंबर कटता है। आप कहते हैं ना कि हिंदी में पूरा नंबर क्यों नहीं मिलता, पूरा नंबर मिलेगा, लेकिन जो जो आवश्यकताएं हैं आप उसकी पूर्ति तो कीजिए। तो विराम चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और खास तौर पर विस्मयादि बोधक के समय तो अगर आप विराम चिन्ह नहीं लगाते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। इसी तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह, यदि आप प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो आप कैसे भावों को प्रकट कर पाएंगे। तो इसलिए विराम चिन्ह, जो विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है, उसे आप बहुत ही बढ़िया से समझें, जाने, खूब अच्छे से इसका प्रयोग करें। ठीक है बच्चों। अब एक जो अंतिम बचा हुआ है बच्चों, वो है निपात। तो निपात की ओर हम बढ़े, इससे पहले मैंने आपसे कहा था कि विस्मयादि बोधक, जो विभिन्न प्रकार के विस्मयादि बोधक होते हैं जिनकी पहचान की गई है, जितने मनोभावों की पहचान की गई है, उसकी एक सूची है। वो सूची मैं आपके लिए भेज रहा हूं, इसे आप देखिए। तो बच्चों आपने इसे देखा, देखिए किस तरह के मनोभाव होते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो इन्हें आप अपने मस्तिष्क में बिठा कर रखिए, और जब आपको विस्मयादि बोधक पद परिचय आएगा और आप विस्मयादि बोधक पद परिचय का पद का परिचय लिखने जाएंगे, तो आपको सिर्फ इस बात की पहचान करनी है कि यह विस्मयादि बोधक है, यह हर्ष सूचक है, यह विषाद सूचक है, यह दुख सूचक है, यह आश्चर्य सूचक है, यह क्रोध सूचक है, यह घृणा सूचक है। आप देखिए ना, आपके भीतर ही जो भावनाएं आती हैं, उन भावनाओं का नाम दे दीजिए। बस इतना ही करना है आपको। तो समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। संबंध बोधक कौन कौन से? संबंध बोधक मैंने आपको पहले बताया, फिर समुच्चय बोधक मैंने आपको बताया, समान अधिकरण और व्यधिकरण, और उसके बाद फिर मैं आपको बता रहा हूं विस्मयादि बोधक। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा पद परिचय देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन्हें पहचानना है आपको, इनका नाम देना है, और आपको बताना है कि यह एक अव्यय है, अविकारी शब्द है। ठीक है। अब चलिए हम निपात को समझ लेते हैं, और निपात को समझने के साथ ही पद परिचय हमारा समाप्त हो जाएगा। मैं इसे मिटाता हूं और निपात से संबंधित कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखता हूं।
बच्चों इन 3 उदाहरणों को आप पढ़िए तो आपको मैं निपात बहुत अच्छे से समझा दूंगा। निपात शब्द को विशेष बल प्रदान करते हैं, लेकिन इन 3 उदाहरणों में आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा शब्द है जो किसी दूसरे शब्द को विशेष बल प्रदान कर रहा है? नहीं लग रहा है। राम खाएगा, गीता गाएगी, वह सुबह जाएगा। विशेष बल प्रदान किसी भी शब्द के द्वारा किसी दूसरे शब्द को विशेष बल प्रदान नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पर लिख दूं, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए अलग रंग का इस्तेमाल कर रहा हूं, राम ही खाएगा। जैसे ही मैंने ही लगा दिया, राम पर बल प्राप्त हो गया, राम ही खाएगा, दूसरा कोई नहीं खाएगा। गीता भी गाएगी, और गीता गाएगी, गीता भी गाएगी। जैसे ही हमने भी लगा दिया, गीता के गाने को विशेष बल प्राप्त हो गया, गीता को ताकत मिल गई, गीता भी गाएगी। वह सुबह जाएगा, वह सुबह तक जाएगा। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, छोटे छोटे शब्द होते हैं बच्चों वाक्यों में, जो वाक्यों में जोड़ करके जिस शब्द के साथ जुड़ते हैं उस शब्द का वजन बढ़ा देते हैं, उस शब्द को विशेष बल प्रदान कर देते हैं। राम ही खाएगा, गीता भी गाएगी, वह सुबह तक जाएगा। तो ऐसे शब्दों को निपात कहा जाता है। जैसे कुछ उदाहरण देखिए मैंने, जैसे देखिए, रमेश भी जा रहा है, तुम वहां गए तक नहीं, तक, मैं तो उसे जानता भर हूं, भर। मनीष ही कुतुब मीनार जाएगा, मनीष ही। रणवीर मेहता ने तो उत्तर तक नहीं दिया, तक। तो ही, तक, भी, है ना, ये जो शब्द होते हैं वो निपात कहलाते हैं। ही, तक, भी, इसका मैंने प्रयोग करके आपको दिखा दिया है ना। भर, मैं जीवन भर उपकारी रहूंगा, भर, ठीक है, मैं उपकारी रहूंगा, मैं जीवन भर उपकारी रहूंगा। तो बल प्रदान हुआ ना भर से, तो यहां पर ये निपात की श्रेणी में आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों, शिक्षा मनुष्य को ऊपर उठाती है। सामान्य वाक्य हो गया, शिक्षा मात्र ही मनुष्य को ऊपर उठाती है, माने शिक्षा ही मनुष्य को ऊपर उठाती है। शिक्षा मात्र, मात्र भी निपात हो गया, शिक्षा मात्र मनुष्य को ऊपर उठाती है। तो शिक्षा में हमने मात्र लगा करके बल प्रदान कर दिया, तो यहां पर मात्र भी निपात हो गया। तो इस तरह से ऐसे शब्द जो जिन शब्दों के साथ जुड़ते हैं उनके वजन को बढ़ा देते हैं, है ना, उन्हें हम निपात कहते हैं। जैसे हरीश जैसा भाई, हरीश अच्छा भाई है, हरीश जैसा भाई अच्छा भाई है, तो जैसा निपात हो गया यहां पर। देखिए, गुरु ने शिष्यों को समझाया, गुरु जी ने शिष्यों को समझाया। जी लगते ही गुरु का सम्मान बढ़ गया, गुरु का वजन बढ़ गया। गुरु शिक्षकों को पढ़ाते हैं, तो हमने गुरु को बहुत सामान्य ढंग से बोल दिया। गुरु जी शिक्षकों को पढ़ाते हैं, तो जी लगाते ही गुरु जी का सम्मान बढ़ गया, तो गुरु निपात, जी जो है वो निपात हो गया। इसी तरह से देखिए, नाना के चित्र को उतारो, नाना के चित्र को मत उतारो, हमने तुरंत यहां पर वजन डाल दिया। तो इस तरह से बच्चों, आपके पास जो व्याकरण की किताबें हैं, ढेर सारे शब्द हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। संभव नहीं है कि एक एक शब्दों को मैं यहाँ लिखकर और उन्हें उदाहरण से आपके सामने स्पष्ट करूं। तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, आप यहाँ से समझते हैं। फिर अभ्यास के लिए आप हमेशा अपने किताब की तरफ, अपनी किताब की तरफ जाइए, आपका जो व्याकरण किताब है उसमें देखिए, और वहाँ यदि कोई परेशानी होती है तो फिर मुझसे पूछिए। तो इस तरह बच्चों, मुझे उम्मीद है कि निपात के साथ ही पद परिचय का जो एक पाठ था उसे हमने यहाँ पर समाप्त कर लिया है।
इसमें हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इसे हम विकारी शब्द कहते हैं, इसे पढ़ लिया। और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, समानाधिकरण, व्यधिकरण और निपात, इसे हमने पढ़ लिया। तो अब आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी है कि आप पढ़िए, क्योंकि पढ़ना तो आप ही को है। खूब मेहनत करिए, प्रयास करिए कि अधिक से अधिक अभ्यास करें, तो बहुत पक्के हो जाएंगे आप इसमें। ठीक है, तो इस कक्षा को अब हम यहीं संपन्न करते हैं। अगली कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आएंगे, तो तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।